गिरिराजपुर नामक एक गांव था जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वो गांव देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसकी सुंदरता के अतिरिक्त जो उसके आकर्षण का केंद्र था वो थी वहाँ बहने वाली एक जादुई नदी। सब कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति उस नदी के पास जाकर अपनी कोई इच्छा बोलता है तो वो नदी उसकी उस इच्छा को जरूर पूरा करती है। इसलिए उस नदी के चर्चे दूर दूर तक गांव में फैले हुए थे। सब कहते हैं कि गिरिराजपुर में बहने वाली नदी से अपनी कोई भी इच्छा मांगो तो वो उस इच्छा को अवश्य पूरा करती है। तो क्यों ना मैं भी अपनी इच्छा लेकर उस नदी के पास जाऊं? अरे, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आपको तो वहाँ पर जाना ही चाहिए। मेरी सहेली ने भी मुझे उस नदी के चमत्कार बताए थे। आप भी वहाँ पर जाकर आइए ना, तो आपकी भी मुसीबत हल हो जाएगी। रमेश अपनी पत्नी की बात सुनकर तुरंत ही गिरिराजपुर गांव के लिए निकल जाता है और वहाँ के लोगों से उस जादुई नदी का पता पूछने लगता है। भैया, इतनी देर से मैं इस गांव में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे वो जादुई नदी नहीं मिली जिसके बारे में सब गांव में इतनी चर्चा होती है। अरे भैया, वो नदी गांव के आखिरी छोर पर है, तो तुम्हें अभी थोड़ी दूर और चल कर जाना पड़ेगा। तुम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ो तो तुम्हें वो नदी दिख जाएगी। गांव के आदमी से नदी का पता पूछकर रमेश आगे की ओर बढ़ता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे वो जादुई नदी दिखाई देती है। उसका पानी बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। उस नदी की सुंदरता वहाँ के नजारे को इतना मनमोहक बना रही थी कि रमेश चाह रहा था कि वो वहीं का होकर रह जाए। ये नदी तो बहुत ही सुंदर है। इसे तो देखते ही लग रहा है कि ये जरूर जादुई होगी। रमेश जैसे ही कहता है तो नदी के अंदर से आवाज आती है। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं जादुई नदी हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे वाह, ये अभी तो बोलती भी है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन तुम जल्दी से मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि रात होने पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। सूरज की रोशनी में ही मेरी शक्तियाँ काम करती हैं। अच्छा, तब तुम्हें सब कुछ बताता हूँ मैं। दरअसल बात ये है कि मेरे पिताजी की पुश्तैनी जमीन है जिस पर मेरे चाचा जी ने कब्जा कर लिया है और मुझे मेरी जमीन नहीं मिल पा रही। मैंने वकीलों के पास भी धक्के खा लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मुझे मेरी जमीन वापस दिलवा सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे तुम्हारी समस्या तो मुझे गंभीर लग रही है। अच्छा, तो तुम बताओ कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे पिता की जिस जमीन को हड़पा है उसकी कीमत क्या होगी? मेरे पिताजी के बहुत सारे खेत थे और उनके पास कम से भी कम 2 करोड़ की जमीन थी। तो मेरे हिस्से की 2 से 3 करोड़ की जमीन चाचा जी ने हड़प ली है। तुम्हारे चाचा जी तो बड़े ही धोखेबाज हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम मेरे पास मदद मांगने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन मेरी मदद करने की भी एक शर्त है। शर्त? लेकिन कैसी शर्त? देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी 2 से 3 करोड़ की जमीन वापस दिलवाऊंगी, तो उसके बदले तुम्हें मुझे कोई अनमोल चीज देनी होगी जिसकी तुम्हारे लिए एक अहमियत हो। तो मुझे यदि 1% भी लौटाओगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं। जब तुम मेरी इतनी बड़ी मदद कर रही हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? जैसे ही मुझे मेरी जमीन वापस मिल जाएगी तो मैं उसको कुछ टुकड़ा बेचकर तुम्हारे लिए एक सोने का हार बनवाऊंगा और तुम्हें वो सोने का हार उपहार के तौर पर दूंगा। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा। तुम मेरी नदी से कुछ पानी भर के ले जाओ और उसे अपने चाचा के खाने या पानी के मटके में मिला देना। उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। रमेश एक छोटी सी बोतल में जादुई नदी का सुनहरा पानी भर लेता है और छिपता हुआ अपने चाचा के घर में दाखिल हो जाता है और उनके पानी के मटके में वो जादुई नदी का पानी मिला देता है। अब तो मेरा काम हो गया समझो। चाचा जी जैसे ही इस पानी को पिएंगे वैसे ही मुझे मेरी जमीन वापस मिल जाएगी। वो नदी तो सचमुच चमत्कारी निकली।
रमेश पानी के मटके में जादुई नदी का पानी मिलाकर अपने घर वापस आ जाता है। तभी अगले दिन उसके चाचा जी खुद उसके घर आते हैं। रमेश, बेटा रमेश, कहाँ पर हो? अरे ये तो चाचा जी की आवाज है। लगता है जादुई नदी ने हमारा काम कर दिया है जी। रमेश और उसकी पत्नी सीमा बाहर आकर देखते हैं तो रमेश के चाचा जी वहाँ पर अपने हाथों में कुछ कागजात लिए खड़े हुए थे। अरे चाचा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आप किस मुंह से मेरे घर पर आए हैं? मेरे पिताजी की सारी पुश्तैनी जमीन लेकर भी आपको चैन नहीं पड़ा क्या? शायद अब मेरे घर को भी हड़पने के लिए आए हैं। बस बेटा, अब तू मुझे शर्मिंदा मत कर, और मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ। मैंने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। क्या मतलब? बेटा, मतलब ये कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी जमीन वापस लौटाने के लिए आया हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तो बस अपनी गलती सुधारने के लिए आ गया हूँ। मैंने तुम्हारी सारी पुश्तैनी जमीन को वापस तुम्हारे नाम कर दिया है। ये लो उसके कागजात। रमेश के चाचा जी उसे जमीन के कागजात देकर वापस चले जाते हैं। रमेश को उसकी जमीन मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है। उस जादुई नदी ने तो सच में कमाल कर दिया सीमा। जो काम बड़े से बड़ा वकील नहीं कर सका, वो जादुई नदी के पानी ने कर दिया। हाँ जी, सच कह रहे हैं आप। जादुई नदी ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, तो अब हमें जादुई नदी को उसका उपहार दे देना चाहिए। आप जल्दी से जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेचकर नदी के लिए एक सुंदर सा हार बनवाइए। नदी का धन्यवाद करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है सीमा? अभी तो मुझे मेरी जमीन वापस मिली है। अभी मुझे उसका एक छोटा सा टुकड़ा बेचने के लिए किसी खरीदार को ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही मुझे खरीदार मिल जाएगा, वैसे ही मैं उसे बेचकर एक हार खरीद लूंगा। सीमा भी रमेश की ये बात मान जाती है। तभी रमेश जमीन का खरीदार ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में गुजरते हुए उसे उसका एक पुराना दोस्त मिलता है। अरे रमेश, बहुत दिनों के बाद देखा है आज तुम्हें। काफी दिनों से गायब थे। अरे नहीं भाई, कहीं गायब नहीं था। बस चाचा जी ने जमीन हड़प ली थी, तो उसी की वजह से टेंशन में था। लेकिन अब मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई है, तो सब ठीक है। चलो, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल गई। कहीं कभी समय मिले तो आना घर पर, मिलकर बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, वैसे तुमने अपने गले में जो ये सोने की चैन पहनी है, ये तुमने किसी सुनार से बनवाई है? और इसे बनवाने में तुम्हारा कितना खर्च लगा है? अरे नहीं रमेश, ये सोने की नहीं है, ये तो नकली चैन है। इसे तो मैंने बाजार से 300 रुपए में खरीदा था। क्या? सिर्फ 300 रुपए में? कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे भला मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा? वैसे भी आज के समय में असली सोना पहनने का मतलब नहीं है। किस मोड़ पर कौन मिल जाए क्या पता, इसलिए मैं तो नकली चैन ही पहनता हूँ। अब अजीत की बात सुनकर रमेश का दिमाग दौड़ने लगता है। वो जल्दी से अपने घर जाता है। अरे क्या हो गया? इतने खुश क्यों लग रहे हो? जमीन के टुकड़े के लिए कोई खरीदार मिल गया है क्या? अरे नहीं सीमा, मुझे कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन एक तरकीब ऐसी मिल गई है जिससे मुझे खरीदार ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे अभी मुझे रास्ते में अजीत मिला था और उसने नकली चैन पहनी हुई थी, लेकिन उसे देखकर बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि वो चैन सोने की नहीं बल्कि नकली है। हाँ, आजकल तो बहुत से लोग ऐसे नकली गहने पहनते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या तरकीब मिल गई? अरे तुम भी ना, बिल्कुल बुद्धू। अगर हम जादुई नदी को असली सोने के गहनों के बदले नकली गहने दे दें तो उसे क्या ही पता चलेगा। उसे तो बस गहने की चमक दिख जाएगी तो वो संतुष्ट हो जाएगी। क्या?
नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जादुई नदी ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है और अगर हम उसके साथ धोखा करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है जी। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, वो जमीन थी तो मेरी ही ना, और एक ना एक दिन मुझे मिलनी ही थी। और जादुई नदी सोने के गहनों का करेगी भी क्या? वो तो एक नदी है, वो थोड़ी ना सोने के गहने पहनेगी। देखिए, बात चाहे जो भी हो, लेकिन आपको इस तरह जादुई नदी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जब वो अपने जादू से आपकी जमीन आपको वापस दिलवा सकती है, तो क्या उसे ये पता नहीं लगेगा कि आपके दिए हुए गहने असली हैं या नकली? सीमा रमेश को बहुत समझाती है, लेकिन रमेश उसकी एक नहीं सुनता। वो गांव के बाजार में जाता है और नकली गहने ढूंढने लगता है। अगर मुझे नकली गहने खरीदने हैं तो वो भी बहुत ध्यान से खरीदने होंगे। जिसकी चमक सबसे ज्यादा हो, मैं वही गहना खरीदूंगा। अरे क्या हो गया भाई साहब, मैं आपको इतनी देर से देख रही हूँ। कभी आप ये गहना उठा रहे हैं तो कभी ये गहना। आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह का गहना चाहिए? बहन जी, मुझे सोने जैसी चमक वाला नकली हार चाहिए, जिसे देखकर कोई बता भी ना पाए कि ये नकली है। हाँ भाई साहब, मेरे पास हर तरह के गहने हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दुकान वाली रमेश को सोने की तरह चमचमाते हुए बहुत सारे गहने दिखाती है और रमेश उससे बहुत सारे गहने खरीद लेता है। अब मैं जादुई नदी के पास ये सारे गहने लेकर जाऊंगा और वो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि उसने तो सिर्फ मुझे एक सोने का हार मांगा था, लेकिन मैं तो उसे इतने सारे गहने दूंगा तो हो सकता है कि वो खुश होकर मुझे कोई और आशीर्वाद भी दे दे। रमेश नकली गहने लेकर जादुई नदी के पास जाता है, तो उसे देखते ही जादुई नदी कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी रमेश। मेरा मन आज कर रहा था कि तुम आज गहने लेकर मेरे पास जरूर आओगे। हाँ जादुई नदी, मैं वैसे तुम्हारे पास गहने लेकर तो पहले ही आ जाता, लेकिन मुझे जमीन के टुकड़े का कोई अच्छा खरीदार नहीं मिल रहा था। इसलिए जैसे ही मुझे अच्छा खरीदार मिला, वैसे ही मैं जमीन के टुकड़े को बेचकर तुम्हारे लिए सुनार के पास जाकर सबसे अच्छे वाले गहने लेकर आया हूँ। और तुम्हारे लिए सिर्फ सोने का हार ही नहीं, बल्कि सोने के झुमके और सोने की नथ भी लेकर आया हूँ। अरे वाह, लेकिन मुझे इतना सब नहीं चाहिए। मुझसे जितना वादा किया था, मुझे बस उतना ही चाहिए। बाकी के गहने तुम अपने साथ ले जाना, मुझे बस ये हार ही दे दो और बाकी के गहने अपनी पत्नी को दे देना। तुम्हारी जैसी इच्छा जादुई नदी, अगर तुम्हें सिर्फ यही हार ही चाहिए तो तुम इसे रख लो। रमेश हार को नदी के अंदर डाल देता है और बाकी नकली गहने लेकर अपने घर वापस आ जाता है। ये लो सीमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ गहने लेकर आया हूँ। अरे वाह, इतने सुंदर झुमके और इतने सुंदर नथ। अरे वाह, ये भी सोने के हैं क्या? लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये सब तो बहुत महंगा होगा ना? देखा, तुम भी खा गई ना चकमा। ये गहने असली सोने के नहीं बल्कि नकली हैं। मैं जादुई नदी को गहने देने गया था तो उसने सिर्फ हार ही लिया, बाकी के गहने लेने से उसने मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि तुम ही इसे पहन लो। जादुई नदी को नकली गहनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आप भले ही कुछ भी कहो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है अगर जादुई नदी को इस बारे में पता चल गया तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे तुम भी ना बहुत ज्यादा ही सोचती हो। अच्छा ये सब छोड़ो और मेरे लिए खाना लगा दो। उसके बाद मैं जमीन को देखने के लिए जाऊंगा, वहाँ दोबारा से खेती का काम ताकि शुरू कर सकूं। सीमा रमेश के लिए खाना बना कर लाती है और रमेश खाना खाकर अपनी जमीन की तरफ निकल जाता है। लोगों को जमीन पर खेती के लिए काम पर रख लेता है। तभी एक दिन एक आदमी वहाँ से गुजरता हुआ रमेश के खेत के बाहर रुकता है। ये खेत और जमीन देखने में बहुत उपजाऊ लग रही है। अगर मैं इसे खरीद लूं तो मेरा मुनाफा हो जाएगा, लेकिन इस खेत का असली मालिक तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। सब किसान ही खेत में काम कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इन्हीं से पता कर लेता हूँ। वो आदमी खेत में काम कर रहे किसानों के पास जाता है और उनसे रमेश का पता पूछता है।
तो किसान उसे रमेश के घर का पता बता देते हैं। वो आदमी तुरंत ही रमेश के घर पहुंच जाता है। क्या यही रमेश जी का घर है? जी हाँ भाई साहब, मेरे पति का नाम ही रमेश है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप मेरे पति के कोई मित्र हैं? जी नहीं, मैं आपके पति को जानता तो नहीं हूँ। मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने गुजरते हुए उनके खेत की जमीन देखी थी, तो बस उसी बारे में कुछ बात करनी है। अच्छा, ठीक है भाई साहब, आप अंदर आइए। सीमा रमेश को आवाज लगाती है तो रमेश उस आदमी से मिलने के लिए कमरे से बाहर आता है। ये भाई साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं जी, इन्हें आपसे आपकी जमीन के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, कहिए भाई साहब, आपको क्या बात करनी है? दरअसल मैं गांव से गुजर रहा था तो मेरी नजर आपकी जमीन पर पड़ी और आपकी जमीन मुझे पसंद आई। मैं आपकी जमीन को खरीदना चाहता हूँ भाई साहब। अगर आपको उसे बेचने में कोई परेशानी ना हो तो मैं आपको उसके लिए उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। नहीं भैया, मैं अपनी जमीन को किसी को नहीं बेचना चाहता। वो तो मेरे पिताजी की पुश्तैनी जमीन है, तो उस जमीन से मेरा तो बहुत लगाव है। देखिए भाई साहब, आप जितना बोलोगे मैं आपको उसके लिए उतने ही पैसे देने को तैयार हूँ। वो जमीन पहले ही 3 करोड़ रुपए की है, इससे ऊपर तो आप मुझे क्या ही दे पाओगे भाई साहब। भाई साहब, अगर आपकी 3 करोड़ रुपए की जमीन है तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन मुझे अब वो जमीन चाहिए। क्या कहा? 5 करोड़ रुपए? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं भाई साहब? आप मुझसे इस जमीन के इतने पैसे क्यों देना चाहते हैं, जबकि आप इतने पैसों में तो और बड़ी जमीन खरीद सकते हो। दरअसल मुझे अपना खेती का काम करना है, इसीलिए इतनी उपजाऊ जमीन और कहीं पर भी नहीं है। मुझे वो जमीन बेच दीजिए। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी जमीन मिलना आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको इस जमीन का 2 गुना दाम देने के लिए भी तैयार हूँ। 5 करोड़ का नाम सुनकर रमेश के मन में लालच आ जाता है। वो जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, आप मेरे साथ एक बार अंदर आइए, मुझे कुछ बात करनी है। सीमा रमेश को अंदर लेकर जाती है। देखिए, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भला 3 करोड़ की जमीन के कोई 5 करोड़ क्यों देगा? आप इसे अपनी जमीन मत बेचिए, वरना कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम तो खामखा चीजों के बारे में इतना सोचती हो। मुझे मेरी जमीन का इतना अच्छा दाम मिल रहा है तो मैं इसे बेच रहा हूँ। तुम ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। रमेश अपनी जमीन को 5 करोड़ रुपए में उस आदमी को बेच देता है। वो आदमी रमेश को पैसे देकर जमीन अपने नाम करवा लेता है। देखो तो जरा सीमा, हमारे सामने 5 करोड़ रुपए रखे। मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी 5 करोड़ रुपए नहीं देखे थे। अब इन पैसों से मैं कहीं सस्ते दाम पर दूसरी जमीन खरीद लूंगा और बाकी के पैसे अपनी बचत में डाल दूंगा। जितनी जल्दी हो सके आप दूसरी जमीन ले लीजिए, वरना हाथ में पैसा आता है तो पानी की तरह बहने लगता है। पैसे बर्बाद ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी कहीं अच्छी जमीन देख लीजिए। रमेश अब आधे पैसों से जमीन खरीदना चाहता था, इसलिए वो गांव के जमींदार के पास जाता है। अगले दिन रमेश जमींदार के साथ जमीन देखने के लिए जाता है और उसे जमीन पसंद भी आ जाती है। मुझे जमीन पसंद है जमींदार जी, कल ही पैसे देकर मैं जमीन खरीद लूंगा। रमेश अगले दिन पैसे लेकर जमीन खरीदने जाता है तो जमींदार उसे गुस्से से देखता है। क्या हो गया जमींदार साहब, आप मुझे इस तरह गुस्से में क्यों देख रहे हैं? इतने पैसों की ही तो बात हुई थी। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? तुम मुझे ये नकली पैसे देकर मुझसे जमीन हथियाना चाहते थे। ये सारे के सारे पैसे नकली हैं। ये क्या कह रहे हैं आप जमींदार साहब? मुझे ये पैसे मेरे जमीन के खरीदार ने दिए थे, ये भला नकली कैसे हो सकते हैं? ये सब तो तुम जानो और तुम्हारा खरीदार जाने। ये नकली पैसे यहाँ से उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, और अगर फिर मेरे सामने आए तो इस बार कोतवाल जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुम पर धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगवा। रमेश को ये सुनकर बहुत अचंभा होता है कि वो सारे पैसे नकली है।
वो अब घर जाकर अच्छी तरह पैसों की जांच करता है तो उसे पता लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और 5 करोड़ रुपए नकली हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था सीमा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया और अब कौन मेरी मदद करेगा? अब तो मदद के लिए केवल जादुई नदी बची है। एक वही है जो हमारी मदद कर सकती है। रमेश मदद के लिए फिर से जादुई नदी के पास जाता है तो जादुई नदी उसे देखते ही कहती है, क्या हुआ रमेश? लगता है फिर से किसी मुसीबत पे फंस गए हो। तुमने ठीक कहा जादुई नदी, मैंने अपनी जमीन एक आदमी को बेची थी, लेकिन उसने मुझे 5 करोड़ रुपए नकली दे दिए। ना तो मुझे पैसे मिले और मेरी जमीन भी हाथ से चली गई। अब तो तुम ही मेरी मदद करो। इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती रमेश, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? पिछली बार जो तुमने मुझे गहने ला कर दिए थे वो नकली थे। मुझे तुम्हारे गहनों से कोई लेना देना नहीं था, बस मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। यदि तुम मेरे लिए असली सोने का हार भी बनवा कर लाते तो मैं वो भी तुम्हें वापस कर देती, लेकिन तुमने मुझे छलने की कोशिश की। मैंने तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस दिलवाई और तुमने मेरे साथ धोखा किया, तो तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। और तुम जैसे लोगों की मदद मैं बार बार नहीं करती, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जादुई नदी की बात सुनकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसे अपने कर्मों का फल ही मिला है। अगर वो अच्छी नीयत रखकर अपनी मदद करने के लिए जादुई नदी को धोखा नहीं देता तो आज उसके साथ भी इतना बड़ा धोखा नहीं हो। ये कहानी है चतुर बुढ़िया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम रुक्मणी था। वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। उसकी उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बहुत तेज था। वो गांव के लोगों को उनका भविष्य बताती थी और उन्हें उनके जीवन के बारे में सलाह देती थी। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी बातों को बहुत महत्व देते थे। वो हमेशा सच कहती थी और उसकी बातें कभी गलत नहीं होती थी। लेकिन रुक्मणी की एक आदत थी जो गांव के लोगों को बहुत परेशान करती थी। वो हमेशा अपनी सेवाओं के बदले में सबसे अच्छी और सबसे महंगी चीजें मांगती थी। एक दिन गांव का एक आदमी मुकेश रुक्मणी के पास आया। वो बहुत ही परेशान था और उसके चेहरे पर चिंता के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं आपके पास एक अपनी समस्या लेकर आया हूँ। मेरी गाय बहुत बीमार है और मैं उसका इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं कई हकीमों से सलाह ले चुका हूँ, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं करवा रहा है। तुम्हारी गाय को क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। मुझे नहीं पता कि मेरी गाय को क्या हुआ है। वो बस खाना नहीं खा रही है और शायद उसका पेट दर्द कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे एक चीज लूंगी। कोई भी चीज हो रुक्मणी जी, मैं आपको दूंगा। तुम्हारी गाय के ठीक होने के बाद तुम हर रोज मुझे उसका ताज़ा 1 किलो दूध देकर जाओगे। ये मेरी दक्षिणा होगी और अगर तुमने मुझे मेरी दक्षिणा नहीं दी तो तुम्हारी गाय फिर से बीमार हो जाएगी। ठीक है रुक्मणी जी, मैं समझ गया। मैं हर रोज 1 किलो दूध आपको देकर जाया करूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी गाय का इलाज करने के लिए तुम्हारे घर चलती हूँ। एक बार उसके सर पर अपना हाथ फेर दूंगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है रुक्मणी जी, आइए आप मेरे साथ चलिए। रुक्मणी मुकेश के साथ उसके घर गई और तबेले में जहाँ मुकेश की गाय बंधी थी वो वहाँ पर चली गई। उसने गाय का चारा देखा और मुकेश से कहा, मुकेश, ये चारा बहुत खराब है।
इसे फेंक कर नया चारा लाओ। ठीक है रुक्मणी जी, मैं ये चारा फेंक देता हूँ। मुकेश ने वो चारा फेंक दिया और अपनी गाय के लिए नया चारा लाया। रुक्मणी ने गाय के नए चारे में कुछ मंत्र पढ़े और वहाँ से जाने लगी। रुक्मणी जी, ये आपने क्या किया? मेरी गाय का क्या हुआ? वो ठीक हुई या नहीं? तुम चिंता मत करो मुकेश, मैंने जो मंत्र पढ़े हैं वो तुम्हारी गाय के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अब तुम अपनी गाय का ख्याल रखो और मुझे हर रोज 1 किलो दूध देना मत भूलना। ठीक है रुक्मणी जी, मैं आपको हर रोज 1 किलो दूध दूंगा, बस जल्दी से मेरी गाय ठीक हो जाए। रुक्मणी वहाँ से चली गई और मुकेश ने अपनी गाय का ख्याल रखना शुरू किया। उसने गाय को नया चारा खिलाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद मुकेश की गाय पूरी तरह से ठीक हो गई और उसने दूध देना भी शुरू कर दिया। मुकेश ने रुक्मणी को धन्यवाद दिया और वो अपने घर से 1 किलो दूध लेकर रुक्मणी के घर गया। रुक्मणी जी, मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे मुकेश, अब तुम हर रोज मुझे 1 किलो दूध देना मत भूलना। याद है ना, दक्षिणा नहीं दोगे तो गाय फिर से बीमार हो जाएगी। ठीक है रुक्मणी जी, मैं ध्यान रखूंगा। मैं आपको हर रोज 1 किलो दूध दूंगा। रुक्मणी दरवाजा बंद करके दूध की डोली लेकर अंदर गई और हंसने लगी। इन गांव वालों को बेवकूफ बनाने में कितना मजा आता है। ये सब कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। उस मुकेश बेवकूफ की गाय के चारे में कीड़े पड़े थे, इसलिए वो बीमार थी। मैंने बस उसका चारा बदल दिया और उसे नया चारा दे दिया, लेकिन उसे लग रहा है कि मेरे मंत्र पढ़ने की वजह से उसकी गाय की तबीयत ठीक हो गई है। वो फिर से जोरों से हंसने लगी और खुद से बोली, पूरी जिंदगी इससे मुफ्त का दूध वसूल करूंगी। वो मुझे हर रोज 1 किलो दूध देगा और मैं उसका फायदा उठाऊंगी। वो अपने आप से खुश थी और सोच रही थी कि वो कितनी चतुर और बुद्धिमान है। वो गांव वालों को बेवकूफ बनाने में माहिर थी और वो हमेशा इस बात का फायदा उठाती थी। एक दिन एक महिला रुक्मणी के पास आई और उसने कहा, रुक्मणी जी, मैं अपने पति के साथ बहुत परेशान हूँ। वो मुझे नहीं समझता और हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या को सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे अपने पति के बारे में बताओ। रुक्मणी जी, मेरा पति बहुत शराब पीता है और जुआ भी खेलता है। वो घर में पैसे नहीं बचने देता और मुझे बहुत परेशान करता है। मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। रुक्मणी ने महिला की बात सुनी और कुछ देर सोचा। फिर उसने एक छोटे से बक्से से 2 पुड़िया निकाली और महिला को दे दी। लो, ये 2 पुड़िया हैं। इस लाल वाली पुड़िया को तुम अपने पति की शराब में मिलाकर पिलाओगी तो वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। महिला ने लाल पुड़िया को लिया और रुक्मणी से पूछा, और ये पीली पुड़िया क्या है? ये पीली पुड़िया तुम्हारे पति को जुआ खेलने से रोकेगी। तुम इसे रात को सोने से पहले उनके खाने में मिलाकर खिलाओगी तो वो जुआ खेलना भी बंद कर देगा। महिला ने रुक्मणी को धन्यवाद दिया और कहा, रुक्मणी जी, मैं आपकी आभारी हूँ। मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी और आपके द्वारा दी गई पुड़िया का उपयोग करूंगी। अच्छा सुनो, और जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो तुम हर महीने मेरे घर में अनाज की बोरी डलवा देना। अनाज की बोरी क्यों? ये मेरी दक्षिणा होगी। दक्षिणा देना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हें पाप लगेगा।
तुम्हारे पति को ठीक करने के लिए मैंने जो पुड़िया दी है उसका दक्षिणा तुम्हें देना ही होगा, वरना तुम्हारा पति पहले से भी ज्यादा जुआरी और शराब पीने वाला बन जाएगा। ठीक है रुक्मणी जी, मैं आपकी दक्षिणा दूंगी। मैं हर महीने आपके घर में अनाज की बोरी डलवा दूंगी। महिला ने उन दोनों पुड़िया को लिया और रुक्मणी को धन्यवाद दिया। वो अपने घर चली गई और रुक्मणी की बातों को ध्यान में रखा। रात को उसका पति घर आया तो वो बहुत नशे में था। वो बिना खाना खाए ही सो गया। तो वो महिला अनीता उसे खाने में पीली पुड़िया वाली दवाई मिलाकर नहीं खिला पाई। कोई बात नहीं, अगर आज न खाने में पुड़िया मिलाकर ना खिला पाई तो कल खिला दूंगी। अगले दिन अनीता सोकर उठी तो देखा उसका पति नशे में बिस्तर से नीचे गिरकर सो रहा था। अनीता ने नाश्ता बनाकर तैयार किया और पति को उठाने लगी। सूरज कब का सर पर चढ़ गया है, लेकिन आप हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे उठ रहा हूँ ना, जब देखो तब नींद खराब करने पर लगी रहती है। थोड़ी देर बाद राकेश उठ गया तो अनीता बोली, जाकर नहा लो, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा। पहले बाहर से जाकर एक बोतल लेकर आऊंगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। लेकिन मेरे पास तो बोतल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। ला, मुझे थोड़े पैसे दे दे। कोई पैसे नहीं है मेरे पास। जितने पैसे थे उनसे राशन खरीद लिया, अब कुछ नहीं बचा है। अच्छा, तो फिर राशन बेचकर ही बोतल खरीद कर लानी पड़ेगी। क्या? राकेश रसोई में रखे चावल का डिब्बा उठाता है और शराब खरीदने के लिए निकल पड़ता है। अब चावल दुकान पर बेचूंगा और आराम से बोतल खरीद कर लाऊंगा। कर लेने तो आज इनको अपनी मनमानी, लेकिन कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार ये शराब की बोतल तो ले आए, उसके बाद शराब में पीली पुड़िया की दवाई मिलाकर पिलाऊंगी इनको। कुछ देर बाद राकेश शराब की बोतल खरीद कर लाता है। मैं हाथ धोकर आ रहा हूँ, जब तक तू मेरे लिए खाना लगा दे। आज बोतल के साथ ही खाना खाऊंगा। राकेश कमरे में बोतल रखकर घर के बाहर लगे नल पर हाथ धोने के लिए गया और इस मौके का फायदा उठाकर अनीता ने उसकी शराब की बोतल में पीली पुड़िया की दवाई मिला दी। राकेश अंदर आया और उसने शराब की पूरी बोतल पी ली। खाना खाकर और शराब पीकर वो सो गया। उसे सोए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी वो अचानक से उठा और सीधा बाहर की तरफ भागा। उसे बहुत तेज उल्टी हुई और उल्टी से खून गिरने लगा। खून देखकर तो राकेश का शराब का सारा नशा उड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे खून की उल्टी क्यों हो रही है? राकेश की आवाज सुनकर उसकी पत्नी जल्दी से बाहर आई। वहाँ पर खून गिरा हुआ देखकर वो तो बहुत ही डर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? नहीं अनीता, लगता है ज्यादा शराब पीने के वजह से मुझे खून की उल्टियां हो रही हैं। मुझे पिछली बार भी डॉक्टर ने सावधान किया था कि अगर मैंने शराब पीनी नहीं छोड़ी तो मेरा बचना मुश्किल है। लगता है अब मेरा अंतिम समय चल रहा है। अरे शुभ शुभ बोलिए जी, अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं रुक्मणी काकी के पास जाऊंगी। उनके पास इसका जरूर कोई ना कोई तो इलाज जरूर होगा। अनीता बड़ी ही परेशान होकर रुक्मणी काकी के पास गई। काकी, आपने जो शराब में मिलाने के लिए जो पीली पुड़िया दी थी, मैंने उसे शराब में मिलाया, लेकिन उससे मेरे पति को खून की उल्टियाँ होने लगी। कहीं मेरे पति की जान खतरे में तो नहीं है? नहीं नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, ये तो बस उसे सुधारने का एक जरिया है। मेरी दवाई में कुछ मंत्र मिले थे जो उसे डराने के लिए जरूरी थे। आज के बाद तुम्हारा पति फिर कभी शराब हाथ नहीं लगाएगा। चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है रुक्मणी काकी। अच्छा, वैसे अब तुम्हारा पति शराब तो नहीं पिएगा, इसलिए तुम आज अनाज की बोरी भिजवा देना। और हाँ, जब तुम्हारा पति लाल पुड़िया खाकर जुआ खेलना छोड़ दे तो हर हफ्ते की सब्जी भी भिजवा दिया करना। अच्छा ठीक है काकी।
अनीता अपने घर आई और कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसके पति ने सचमुच शराब पीनी छोड़ दी है। तो उसने उसे खाने में मिलाकर लाल पुड़िया भी खिलाई। राकेश के दिमाग में हमेशा जुआ खेलने की बातें चलती रहती थी, इसलिए उसे जुए से संबंधित इतने बुरे बुरे सपने आने लगे कि उसने जुआ खेलना भी बंद कर दिया। अनीता बहुत खुश हुई कि रुक्मणी काकी ने तो कमाल कर दिया। अब वो हर महीने का अनाज रुक्मणी काकी के घर पहुंचाती और हफ्ते की सब्जियां भी उनके घर पहुंचा देती थी। दूध का इंतजाम तो मुकेश के यहाँ से हो जाता है और अनाज और सब्जी का अनीता के यहाँ से। लेकिन कभी कभी मेरा मिठाई खाने का भी मन करता है, तो उसके लिए कहाँ से कैसे इंतजाम करूँ। रुक्मणी का तो इतना कहना था कि तभी एक मिठाई वाला मेवालाल हलवाई उसके पास आता है। मेरी मदद करो रुक्मणी काकी, बहुत समय से मेरा मिठाई का धंधा अच्छा नहीं चल रहा, मुझ पर जरा थोड़ी सी कृपा बरसाओ। कृपा तो बाद में बरसाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा कि आखिर तेरी मिठाई का धंधा चल क्यों नहीं रहा। रुक्मणी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। तुझे मैं उपाय तो बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी दुकान की हर मिठाई खिलानी होगी। उसके बाद ही मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊंगी। ठीक है रुक्मणी काकी, मैं कल ही अपनी दुकान की हर मिठाई को ताजा ताजा बनवा कर आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है। मेवालाल वहाँ से अपनी दुकान पर गया और अगले दिन उसने सुबह सुबह अपनी दुकान पर जाकर रुक्मणी के लिए ताजी ताजी मिठाइयाँ बनाई और जैसे ही मिठाइयाँ बनकर तैयार हुई, वो उन्हें लेकर रुक्मणी काकी के पास पहुँच गया। ये लीजिए रुक्मणी काकी, मैं अपनी दुकान से आपके लिए ताजा ताजा मिठाइयाँ बनवा कर लाया हूँ। अब तो मुझे बताइए कि कैसे मेरी दुकान अच्छी चलेगी। अरे जरा सब्र करो, कितनी जल्दी है तुम्हें? पहले मुझे मिठाई तो खाने दो, उसके बाद ही तो बताऊंगी कि क्या उपाय है। परेशानी मिठाई की दुकान की है तो मिठाई ही खा कर देखनी पड़ेगी ना, ताकि परेशानी की जड़ को समझ सकूं। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा काकी, खाइए खाइए। रुक्मणी ने सारी मिठाइयाँ चखी तो उसे स्वाद में जरा कमी लगी, लेकिन उसने मेवालाल को कुछ नहीं बोला, बल्कि मन ही मन में सोचा, अगर मैंने इसे बोला कि इसकी मिठाई में स्वाद नहीं है तो यह चिढ़ जाएगा और फिर इसे हमेशा के लिए दक्षिणा के रूप में मैं मिठाई भी इससे ऐंठ नहीं पाऊंगी। क्या हुआ रुक्मणी काकी, कुछ पता चला? अरे हाँ, चला चला पता चला, जरा सब्र तो कर। तेरी दुकान को किसी की नजर लग गई है और मुझे ये नजर उतारनी होगी। रुक्मणी अपने हाथ में एक बड़ी सी पुड़िया उठाती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो उस पुड़िया को मेवालाल को देती है। इस पुड़िया को मैंने अपने मंत्रों से पढ़ा है। तुम इस पुड़िया में जो भी भभूति है उसे हर रोज एक चुटकी अपनी हर मिठाई में डालना, उसके बाद ही मिठाई बनाना, तो तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। और हाँ, हर रोज मेरे घर पर एक मिठाई का डिब्बा आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मुझे मेरी दक्षिणा नहीं दी तो दुकान चलनी फिर से बंद हो जाएगी। अरे हाँ रुक्मणी काकी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हर सुबह मिठाई बनते ही मिठाई का पहला डिब्बा आपके ही पास आएगा। हाँ, लेकिन तुम मेरी मिठाई में ये भभूति मत मिलाना, इसका असर उल्टा हो जाएगा। ये भभूति सिर्फ ग्राहकों के लिए है, अगर ये खत्म हो जाए तो मेरे पास फिर से आ जाना। ठीक है रुक्मणी काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेवालाल भभूति की वो पुड़िया लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो हर रोज सुबह सुबह सबसे पहले मिठाई का एक डिब्बा रुक्मणी काकी के घर पर भेजता, उसके बाद ही बाकी की मिठाई में भभूति मिलाकर ग्राहकों के लिए मिठाई बनाता। कुछ दिन में उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। रुक्मणी काकी ने तो कमाल कर दिया,
उन्होंने तो मेरी दुकान की ऐसी नजर उतारी कि मेरी दुकान तो अब दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। कई महीने बीत गए। मेवालाल की दुकान पर अब ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। तभी एक दिन एक आदमी उसकी दुकान पर आया और सारी मिठाइयों का एक मिक्स डब्बा बनवा कर ले गया। वो आदमी अगले दिन फिर आया और फिर से सब मिठाइयों का एक मिक्स डिब्बा बनवा कर ले गया। वो एक हफ्ते तक लगभग ऐसा ही करता रहा। कुछ दिन बाद मेवालाल की दुकान पर कुछ अफसर आए। उन्होंने मेवालाल को गिरफ्तार कर लिया। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गुनाह किया है? ये जो तुम मिठाई बेचते हो ना, इसके अंदर नशे की दवाई मिलाते हो। कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई यहाँ से मिठाई खरीदने के लिए आया था और उस दिन के बाद से वो हर रोज तुम्हारे यहाँ से मिठाई खरीदने आने लगा। मेरे भाई को मीठी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी मिठाई का उसे ऐसा चस्का लगा कि वो दिन में 2-2 किलो मिठाई खाने लगा। तो मैं समझ गया कि इस मिठाई में जरूर कुछ न कुछ अजीब है। लेकिन जब मैंने उसका टेस्ट करवाया तो सच्चाई मेरे सामने आई। नशे की दवाई मिलाकर लोगों को अपनी मिठाई का आदी बना दिया तुमने, ताकि लोगों को तुम्हारी मिठाई खरीदनी ही पड़े। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे ये सब आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस अपनी मिठाइयों के अंदर रुक्मणी काकी द्वारा दिया गया भभूति मिलाता था। मुझे नहीं पता था कि ये कोई नशे की दवाई है। ज्यादा चालाक मत बनो, समझे? अब पकड़े गए तो नाम किसी और पर लगा रहे हो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। लेकिन हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें? रुक्मणी काकी ने कहा था कि जब तुम्हारे पास भभूति खत्म हो जाए तो वापस लेने के लिए आ जाना। मैं उनके पास जाकर ये भभूति वापस लेकर आता हूँ, तब तो आपको मुझ पर यकीन हो जाएगा ना। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और छिप कर सब कुछ देखेंगे। अरे मेवालाल, तुम कहो कैसे आना हुआ? रुक्मणी काकी, आपने मुझे जो भभूति दी थी ना, वो खत्म हो गई है। क्या? अभी 1 महीने पहले ही तो तुम मुझसे भभूति लेकर गए थे। इतनी जल्दी इतनी सारी भभूति खत्म कैसे हो गई? क्या बताऊं रुक्मणी काकी, जब से आपने मुझे वो भभूति दी तब से मेरा काम अच्छा चल रहा है। दिन में 10-10 बार मिठाई बनानी पड़ती है, इसीलिए भभूति इतनी जल्दी खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे मुझे अच्छी दक्षिणा देनी होगी। 20,000 रुपए दक्षिणा चढ़ाओगे तो भभूति अच्छा काम करेगी। 20,000 रुपए? वो भी दक्षिणा के लिए? जब मेरी भभूति से तुम्हें लाखों का फायदा हो रहा है तो क्या तुम मुझे दक्षिणा में 20,000 रुपए नहीं दे सकते? याद रखो, अगर दक्षिणा मन से नहीं दोगे तो भभूति ठीक से काम नहीं करेगी। अरे नहीं नहीं, मैं आपको दक्षिणा के पूरे 20,000 रुपए दे दूंगा। मेवालाल अपने झोले से रुक्मणी को पैसे निकाल कर दे देता है और रुक्मणी मंत्र पढ़कर मेवालाल को भभूति की पुड़िया दे देती है। तभी पुलिस वाले रुक्मणी के घर के अंदर जाकर मेवालाल के हाथ से वो पुड़िया ले लेते हैं। पुलिस वाले पुड़िया को चेक करते हैं तो उसके अंदर नशीली दवाई थी। इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये बुढ़िया तो बड़ी ही ठग है, इसे गिरफ्तार कर लो। पुलिस वाले रुक्मणी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। इतनी उम्र के होने के बाद भी तुम्हें ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आई? तुमने लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? इतने बुढ़ापे में भी तुम्हारा दिमाग चैन से नहीं बैठा? खाने को पास में रोटी होती तो दिमाग इतना चलना ही नहीं पड़ता। मेरा कोई परिवार नहीं था और काम नहीं मिल पा रहा था, और मिल रहा था तो मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने लोगों को उनका भविष्य बताने और उनकी समस्या का समाधान करने का काम शुरू कर दिया। उन्हें कुछ भी बताती थी वो सच हो जाता था और उनकी समस्या के अनुसार उन्हें पुड़िया बना कर देती थी तो उनके काम हो जाते थे। मेरा काम तो अच्छी तरह से चल रहा था, पता नहीं आप कहां से बीच में आ गए। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया।
अरे तुम्हें 2 वक्त की रोटी ही खानी थी तो लोगों को सिर्फ उनका भविष्य बताने का काम करके भी 2 वक्त की रोटी खा सकती थी। लेकिन तुम्हारे मन में तो लालच था। इस लालच के चक्कर में तुमने कितने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुम जानती भी हो। तुम्हारी वजह से कितने लोगों को नशे की मिठाई खाने की आदत पड़ गई और वो नशे के आदी हो गए। इंसान को कभी कभी इतनी चतुराई भी नहीं करनी चाहिए कि वो अपने चतुराई के जाल में खुद ही फंस जाए। अब जेल में हर रोज तुम्हें 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाएगी, तो बैठकर खा लेना और जेल के कमरे में अकेली बैठकर अपना भविष्य देखते रहना। जिस तरह रुक्मणी ज्यादा चतुर बनकर लोगों को बेवकूफ बनाती थी, अंत में अपने लालच के कारण अपनी चतुराई के बने हुए जाल में वो खुद ही फंस जाती है और अपना बाकी का सारा जीवन उसे जेल की चक्की पीस कर ही गुजारना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये चतुर बुढ़िया की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।